शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली वाली जो न्यूज़ देखने वाले हैं वो पीआईबी से देखेंगे। पीआईबी की फर्स्ट खबर हम देखेंगे, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। जैसे आजकल नॉर्मल भाषा में हम कोई कार्यक्रम बोल दें, किसी को विदाई देना है, उस टाइम में विदाई का समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से गार्डों की भी जब चेंजिंग होती है तो उस टाइम में जो सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा उससे रिलेटेड चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ जो पार्टिकुलरली बात होगी वो होगी प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड, जिसको शॉर्टकट में हम पीबीजी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पीबीजी। तो प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड होते हैं इनकी शुरुआत होती है 1773 में। अब ये जो बॉडीगार्ड होते हैं ये सीनियर मोस्ट रेजिमेंट मानी जाती है इंडियन आर्मी की। ठीक है, इंडियन आर्मी में कुछ सैनिकों का ग्रुप है जो कि प्रेसिडेंट के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हो गई थी 1773 में इंडियन आर्मी में। ये जो रेजिमेंट बनाई गई है, ये रेजिमेंट समारोह वाले जो कार्यक्रम हैं उनका संपादन करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। फिर ये जो पीबीजी के पर्सनल होते हैं ये एक्सीलेंट हॉर्समैन रहते हैं, मतलब बढ़िया इनको घुड़सवारी आती है। इसके साथ साथ में ये कैपेबल होते हैं टैंकमैन के जैसे। एंड पैरा ट्रूपर्स, पूरी तरह से सैनिक तो नहीं, इनको आप अर्ध सैनिक बोल सकते हैं, और ये टैंक भी चला सकते हैं। ऐसी दो तीन इनमें खास बातें रहती हैं। चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी एक प्रकार से मिलिट्री ट्रेडिशन है। मिलिट्री की कुछ, यह एक वर्ड यूज़ किया गया है मिलिट्री ट्रेडिशन। मिलिट्री का मतलब हो गया हमारी भारतीय आर्मी और ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा। तो हमारी मिलिट्री में भी कुछ कुछ प्रथाएं मौजूद हैं। जब कोई भी काम करेंगे तो हमें उस काम को ऐसा से ऐसा करना है, ये स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक उसी प्रकार से चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी मिलिट्री की ट्रेडिशन है। ठीक है, जिसका ओरिजिन्स होता है whose origins are lost in antiquity। इसका जो ओरिजिन्स है वो हम देख सकते हैं हमारे एकदम काफ़ी पुराने इतिहास में। टाइम इमेमोरियल से लेकर के टाइम में इमेमोरियल्स, गार्ड, सेंट्रीज, एट प्लेसेस, फोर्ट्स एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट चेंज पीरियडिकली टू इनेबल ए फ्रेश बॉडी ट्रूप्स टू टेक चार्ज। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नए नए लोग भर्ती होते जाते हैं, उनकी जगह में नए लोग आते जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते रहते हैं। टू टाइम ये सारी चीज़ें चेंजेस पीरियड टू पीरियड हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो जो राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन में सेरेमनियल आर्मी गार्ड की जो बटालियन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग सेरेमनियल गार्ड। उसके लिए भी हमें गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सेरेमनी का आयोजन करना है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में जो सेरेमनियल आर्मी गार्ड बटालियन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ जो सेंट्रीज वर्ड यूज़ किया गया है जिनको हम संतरी बोलते हैं। संतरी मतलब यदि आप पुलिस में नए नए भर्ती होते तो आपको क्या बोला जाता? संतरी बोला जाता। अब ये जो सेरेमनी है ना, इसमें हमें और भी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। फिर इसका क्या है, कुछ कुछ चेंजेस भी हमको देखने को मिले। मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग एंड पब्लिक फ्रेंडली, कई सारे इस समारोह में चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। लोगों के हिसाब से इस समारोह का आयोजन हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एस्चुरियन डिस्प्ले। एस्चुरियन मतलब होता है घुड़सवारों को भी आप देख लेंगे। डिस्प्ले बाय द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इन देयर सेरेमनियल regalia has been added and the venue has been shifted to forecourt of Rashtrapati Bhavan with easier public access.
ऐसा भी समारोह का आयोजन नहीं होना चाहिए कि जनता, आम जनता इस समारोह को देख ही ना पाए। ठीक है, तो इसका जो समारोह का आयोजन है उसको आसान बनाया गया है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है, देखिए, चेंज ऑफ गार्ड की जो डेट रखी गई है उस डेट में अब ये समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नॉट टू बी हेल्ड ऑन 25 फरवरी। तो छोटी सी ये न्यूज़ आई थी, लेकिन खाली हमारी जानकारी के लिए हमने ये देखा था कि चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी में आखिर होता क्या है। तो जैसे आप 26 जनवरी 15 अगस्त में सैनिकों की परेड देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की परेड भी यहाँ पर निकाली जाती है। तो जो चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी है ना, अब शनिवार को मतलब 25 फरवरी 2023 को इसका आयोजन नहीं किया जाना है, ड्यू टू गार्ड ऑफ ऑनर फॉर चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर हैं हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। शेड्यूल्ड 8 1000 आवर्स 8 फोर कोर्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो जो राष्ट्रपति भवन का आगे वाला हिस्सा है उसको फोर कोर्ट बोला जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड। सबसे पहले हम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो ये जो पुरस्कार होते हैं संगीत नाटक अकादमी, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, संगीत और नाटक कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें यदि आप बेहतर काम करते हैं तो आपके काम को सरकार बढ़ावा देती है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई संस्था हो। उस हिसाब से ही इन पुरस्कारों की स्थापना करी गई थी। काफ़ी पुराने ये पुरस्कार हैं, आज से यदि आप देखोगे तो 70 साल पहले इनकी स्थापना हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों को आज देखा जाए तो 70 साल हो चुके हैं। तो जो प्रदर्शन कला होती है इससे संबंधित यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ में अकादमी द्वारा जो सम्मानित कलाकार हैं, इसमें गुरु भी शामिल हैं, विद्वान भी शामिल हैं, इन सब का एक ग्रुप माना जाता है। उनकी एक बॉडी बनाई गई है जो कि संगीत, डांस और नाटक के क्षेत्र में, ठीक है, देश की जो बेहतरीन कलाकार हैं, सर्वोच्च उपलब्धि वाले जो लोग हैं, उनको बताती है, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में पुरस्कारों की स्थापना 1951 में अकेदमी की स्थापना से पहले ही हो चुकी थी। मतलब आप देखोगे हिंदुस्तानी और कर्नाटक, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत पहले ही यहाँ पर पुरस्कार दिए जा रहे थे। कब? 1951 में। मतलब जब इस संस्था की हमने स्थापना नहीं करे थे उससे पहले भी हमारे देश में पुरस्कार दिए जाते थे। उस टाइम में हम इनको राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में पुकारते थे। फिर अकादमी बनाई गई, इन पुरस्कारों को हमने नाम चेंज करके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कर दिया। अब क्या हो गया है कि ये जो संस्था बनाई गई है, जो बॉडी बनाई गई है, अब ये बॉडी ही ये पुरस्कार प्रोवाइड करती है। फिर आगे 1952 और 53 के राष्ट्रपति पुरस्कारों को बाद में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की सूची में शामिल कर लिया गया था। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार हैं, अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार, ये दो टाइप के हम देख रहे हैं। ठीक है, अकादमी रत्न है और अकादमी पुरस्कार है। न केवल प्रदर्शन कला के क्षेत्र में आप नेशनल लेवल पर 1 नंबर काम किए हैं, बल्कि उच्चतम पेशेवर मानदंडों पर खरा उतरने वाले दीर्घकालिक व्यक्तिगत कार्यों और शिक्षण तथा विद्वता के माध्यम से इन कलाओं के अभ्यास और मूल्यांकन में योगदान को भी मान्यता प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि न केवल आप एक अच्छे डांसर बन रहे हैं, आप एक अच्छे
संगीतज्ञ बन रहे हैं, इसके साथ साथ में आप एक अच्छे गुरु भी बन रहे हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति ने प्रेजेंट किया है संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप और अकादमी अवार्ड को। तो दो टाइप में इसको दिया जा रहा है, एक है फेलोशिप वाला और दूसरा है अकादमिक पुरस्कार वाला। आर्ट बाइंड्स एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक इन वन थ्रेड। देखिए, यदि आपके पास में कला है तो भाषा की जो विविधता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अब आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसके साथ साथ में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग खास बातें हैं। इसके बाद भी आप कोई एक गाना को देख लीजिए, ठीक है, किसी एक राज्य का फेमस गाना कैसे पूरे भारत भर में फेमस हो जाता है, ठीक है, वो जो गाना है, वो जो डांस है, पूरे देश भर को एक धागे में बांध देता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया है संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप, जिसको अकादमी रत्न बोलते हैं, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जिसको अकादमी पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, तो दो श्रेणी है यहाँ पर, इनको आप याद रख लीजिए। कौन कौन सी? संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप है, ये पहले नंबर का है, और जो दूसरे नंबर का है वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। हिंदी में अकादमी रत्न बोलते हैं और इसको बोलते हैं अकादमी पुरस्कार। अकादमी रत्न और अकादमी पुरस्कार 3 सालों के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं दिए जा रहे हैं, 19, 20, 21। फॉर द ईयर 2019, 20, 21 इन न्यू दिल्ली टुडे 23 फरवरी 2023। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बारिसु कन्नडा डिम डिमावा। ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है, जिसका जो सेलिब्रेशन है वो 25 फरवरी को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा 25 फरवरी को। ठीक है, तो देखिए ये जो फेस्टिवल है तो साउथ का, लेकिन इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि जो दिल्ली की जनता है वो इस त्यौहार से जुड़ सके, वहाँ के लोगों से जुड़ सके, और वहाँ का जो ये कल्चर है उसको समझे, जाने, और साउथ की जो कल्चरल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, त्यौहार हैं, सरकार उनको बढ़ावा दे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पहल चालू करी गई थी, ठीक है, उसी के अंतर्गत ही ये काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे बारिसु कन्नडा दिम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल। कहाँ पर? तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में 25 फरवरी 2023 को शाम के 5 बजे। इसके साथ साथ में यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे होंगे उनको एड्रेस करेंगे, उनके सामने कुछ 2 बातें रखने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इसी के तहत बारिसु कन्नडा डिम डिमावा कल्चरल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। मतलब ये कर्नाटक की कल्चरल, वहाँ की ट्रेडिशन और वहाँ की हिस्ट्री को बताता है। तो इसका आयोजन किया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू 100 ऑफ आर्टिस्ट टू शोकास कर्नाटका कल्चरल हेरिटेज थ्रू डांस, म्यूज़िक, ड्रामा एंड पोएट्री। देखिए इस क्षेत्र से, इस विद्या से जुड़े जो जो लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आने वाले हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप यहाँ पर आइए, अपना जौहर को दिखाइए। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा त्यौहार? बारिसु कन्नडा डिम डिमावा, कर्नाटक का ये फेस्टिवल है। हमें याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डांस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। काफ़ी लंबे समय से एक विवाद चल रहा था
श्रीलंका के जो कुछ लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि जो एक पावर का प्रोजेक्ट है वो अडानी को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। और सीधी सीधी सी बात ये थी कि कोई भी जो कंट्री है, ठीक है, किसी का इतना ज़्यादा कहना चाहिए कर्जदार ना हो जाए कि फिर बाद में वो कंपनी जैसा उस देश को कहेगा वो देश वैसा करेगा। मतलब इस प्रकार की बातें वहाँ के लोगों के द्वारा कही जा रही थी कि यदि अडानी यहाँ पर आता है और अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर लेता है तो हो सकता है आने वाला जो टाइम है अडानी यहाँ पर राज करेगा, या फिर जो गवर्नमेंट के डिसीजन है अडानी के हिसाब से होने वाले हैं। इस प्रकार से वहाँ की चिंताएं थी। लेकिन फाइनली बात ये हो गई है कि श्रीलंका की तरफ से अनुमति मिल गई है अडानी पावर प्रोजेक्ट को। ठीक है, अडानी विंड पावर प्रोजेक्ट को। हम देख रहे हैं श्रीलंका की कितने हालत ख़राब है। अब ये प्रोजेक्ट वहाँ पर लग जाता है तो जाहिर सी बात है श्रीलंका को सस्ती दर पर बिजली मिल जाएगी, और ये भी हो सकता है कि श्रीलंका यहाँ से बिजली को बेचना भी चालू कर दे। तो श्रीलंका जो कि क्राइसिस से हिट है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हमको वहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि पाकिस्तान में हम देखे थे, पहले श्रीलंका फिर पाकिस्तान। तो इसने अप्रूवल दे दिया है 442 मिलियन डॉलर के विंड पावर प्रोजेक्ट को, जो कि नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। और लगभग एक ही महीना हुआ होगा सिंस द मल्टीनेशनल कॉग्लोमेराटेस स्टॉक्स प्लम्प्टेड। ठीक है, कॉग्लोमेराटेस मतलब होता है समूह। हम देखे हैं अडानी ग्रुप के जो शेयर है कैसे धड़ाधड़ गिरे थे। इसके बाद भी इतना बड़ा कदम उठाया गया किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा, जबकि उसको पता है कि अभी इसकी कंडीशन ठीक नहीं चल रही, फिर भी उसने ये कदम उठा लिया है। अडानी जो कि लीडिंग इंडियन कंपनी है उसने रिसीव कर लिया है अप्रूवल को टू स्टार्ट 2 wind power plants in मन्नार एंड पुनेरियन एरियाज ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो ये दो जगह है। ठीक है, मन्नार और पुनेरियन, पुनरियन, अब इसको क्या बोलेंगे थोड़ा सा देखते तो हैं, पुनरियन। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हम मैप की चर्चा करते हैं ना, तो मैप में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो हो रहा है फिजिकली वाला और दूसरा जा रहा है पॉलिटिकल वाला। तो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ऐसे भी पूछे गए हैं, जैसे कि एक तरफ उसने श्रीलंका लिख दिया, ठीक है, ये श्रीलंका, और इधर ये दो जगह के नाम दे दिया। ठीक है, एक है मन्नार और दूसरा है पुनरिन। तो ये जो दो जगह है इनको हमें सही जोड़ी के रूप में पूछा जा सकता है, चाहे वो दो जगह हो चाहे वो एक जगह हो। अब चूंकि ये दोनों की दोनों जगह फेमस है इसीलिए कभी भी इनको सही जोड़ी के रूप में पूछा जा सकता है कि ये जो एरिया है ये किस देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको आप मैप के माध्यम से भी ज़रूर देखिए और इसको ऐसे करके भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल हम देख रहे हैं वो आया है राइट्स एट द सेंटर। राइट्स एट द सेंटर मतलब जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो कौन कौन सी बातों को आप केंद्र में रखने वाले हैं, कौन कौन सी बातों के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो 1959 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक डिक्लेरेशन को, जो कि किस पर आधारित थी? राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड 1959 में, ठीक है, कुछ डिक्लेरेशन किए गए। ये अपने आप में पहला चार्टर माना जाता है एक अनोखे टाइप का, जो कि इंश्योर करता है बेसिक अधिकार, बेसिक राइट्स। जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके कौन कौन से बेसिक अधिकार हैं और वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या बात लिखी गई थी उनके शब्दों में बताया जाता है, मैनकाइंड आउस टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव। तो बच्चों को जो जो अधिकार रियल में चाहिए वो कैसे भी करके उनको मिलना जरूरी है, यही मानवता है। फिर अब हम जान रहे हैं कि ये काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है। चिल्ड्रन,
बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी। बच्चे जो होते हैं ना, कहना चाहिए उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं रहता है, क्या क्या उनके अधिकार हैं, क्या क्या उनको कानूनी तौर पर छूट दी गई है, कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कहाँ पर जाएंगे, इसलिए उनको वल्नरेबल बोला जाता है। और इसी के चलते चलते वो विक्टिम बन जाते हैं ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर बाय एवरी पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद देयर प्रोटेक्शन। तो हम देखते हैं उनका किस प्रकार से एब्यूज़ होने लगता है। द एडवांसमेंट इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में आप देख रहे हैं एडवांसमेंट बढ़ते जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से हमारी मदद करी है, देखिए कई फ्रंट में ये हमारी मदद कर रही है कई तरह से। जैसे कि यदि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद क्रिएटिंग ए डिजिटल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करी जा रही है। बट इन इट्स फॉरवर्ड मार्च, लेकिन इसके साथ साथ ही इट शुड नॉट ट्रैम्पल ऑन द राइट्स इंटीग्रल टू ए हारमोनियस अपब्रिंगिंग टू ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन टेक्नोलॉजी यदि बच्चों के अधिकार के लिए खतरा बन जा रही है तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लीनिंग ऑन ए चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। बच्चे के जो सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो है राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट इन ईच एंड एवरी केस बिटवीन वारिंग पेरेंट्स एज शॉर्टकट टू एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी इनफिडेलिटी। यहाँ पर एक बात ये आ जा रही है कि बच्चों की पहचान के लिए हर केस में आप जो है डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये रूल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो एक पिटीशन है जिसको फाइल किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा, जिसने क्वेश्चन किया था उनके सेकंड चाइल्ड की पैटर्निटी को, ठीक है। पैटर्निटी मतलब उनका पिता कौन है। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम एंड बीवी नागरत्ना ने ऑब्जर्व किया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है शेड्स लाइट ऑन पर्सन्स इसेंस। क्या बताया जा रहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वही प्रकाश डालती है व्यक्ति के इसेंस पर, व्यक्ति के ऊपर, गोइंग टू द वेरी हार्ट ऑफ हु सी और ही इज। वही आपको बता देती है कि आप हो कौन। आगे बताया जा रहा है, देखिए कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसमें ये एक्नॉलेज किया गया है, ये स्वीकार किया गया है कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनको आप रिगार्ड नहीं कर सकते। रिगार्ड करना मतलब मान लेना एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो कोई वस्तु है और आप उसका कभी भी डीएनए टेस्ट करवा लो। दैट दे बी सब्जेक्ट टू फॉरेंसिक या फिर डीएनए टेस्टिंग ओनली एज ए लास्ट रिजोर्ट, particularly when they are not parties to a divorce proceeding। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती, जैसे कि एक पति और पत्नी है। पति को लग रहा है कि ये पत्नी के कहीं और पर संबंध है, ये बच्चा मेरा नहीं है। इस कंडीशन में पति कह रहा है कि मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं है। और यदि ये नहीं है तो फिर मैं पत्नी से क्या लूँगा, तलाक लूँगा। तो कहानी कुछ यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने आ रही है। जस्टिस नागरत्ना ने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब क्या हो जाता है, ज़रूरी है। ये ज़रूरी हो जाता है कि चिल्ड्रन डू नॉट बिकम फोकल पॉइंट। बच्चे को ही आप मेन बिंदु मत मान लीजिए, पति और पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसका। देखिए ये काफ़ी वेलकम वाला कदम उठाया गया है। ए रीडिंग ऑफ 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड
shows that there are miles to go before every child in India is guaranteed special care and assistance. इसके बाद वाली न्यूज़ देखने वाले हैं, एडिटोरियल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला हमारा एडिटोरियल रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल जीडीपी का कितना रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है, इसके ऊपर मेनली ये फोकस करता है आर्टिकल। साथ ही साथ तुलना करी जाती है उन विकसित देशों की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती हैं अपनी जीडीपी के मुकाबले में। तो भारत को भी ऐसे कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि भारत हर चीज़ में आगे बढ़ सके। भारत आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से भी यदि लड़ना चाहता है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में पैसे खर्चा करने ही पड़ेंगे। तो इंडिया का जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, जीडीपी के रेशो में आप देखोगे ना तो वो कितना है, 0.7% है। मतलब टोटल जीडीपी हम किसको बोलते हैं, जीडीपी का मतलब ये है एक साल के भीतर में कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा भारत, ठीक है, इसको हम जीडीपी बोल रहे हैं। इसका रुपए में वैल्यू हम निकालते हैं। रुपए में वैल्यू यदि आ रही है 100 रुपया, तो 100 रुपया का आप 50 पैसा ही खर्चा, 70 पैसा ही खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। बात यही हो गई है कि यदि कोई कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट में, ठीक है, रेल की पटरियों का उत्पादन हो रहा है। रेल की पटरी के उत्पादन के लिए जो कन्वेंशनल मेथड अपनाई जा रही है वो ही चलती जा रही है, उसके ऊपर किसी प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे ये जो सरकारी कंपनी है वो पिछड़ जाएगी और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसको पछाड़ देंगी और फिर चले जाएगी सरकारी कंपनी आपकी घाटे में। यही तो मेन रीज़न होता है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन चाह के वहीं रह जाएगा। तो इंडिया खर्चा करता है अपनी जीडीपी का 0.7%, जो कि बहुत ही कम है। यदि आप मेजर इकोनॉमीज़ के साथ में इसकी तुलना करेंगे तो वो तो बिल्कुल उनसे तो बिल्कुल कम ही है। साथ ही साथ पूरे विश्व का जो एवरेज है उससे भी आप कम खर्च कर रहे हो। पूरे विश्व का जो एवरेज है वो 1.8% का है, ठीक है। जैसे कि पूरे विश्व भर में अलग अलग देश हैं, ठीक है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एवरेज तौर से कितना खर्च कर रहे हैं, वो है 1.8। भारत इससे भी कम खर्च कर रहा है, 0.7%। इसका मेन रीज़न क्या है, वो है लो इन्वेस्टमेंट इन R&D बाय कारपोरेट सेक्टर। क्योंकि कोई भी जो कंपनी है इस एरिया में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करती है। यदि आप प्राइवेट कंपनी की बात कर लीजिए, उसको वर्करों को सैलरी देना है, बिजली का बिल भुगतान करना है, इसके अलावा कच्चे माल के लिए पैसे खर्च करना है, अब यही सब चीज़ में उसका पैसा चले जा रहा है, तो वो कहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने पैसे को फंसाएगी और फिर अपना उसको मुनाफा भी कमाना है। वहीं जो कारपोरेट सेक्टर होते हैं accounts for about 2/3 of gross domestic expenditure on R&D in leading economies। वहीं बड़े बड़े देशों की आप बात कर लीजिए, बड़े बड़े देशों में आप देख रहे हैं जीडीपी का 2/3 हिस्सा, इतना पैसा वहाँ की कंपनियाँ खर्चा करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जबकि इसका जो शेयर है इंडिया में वो कितना है, 37% है। There is evidence, however, suggesting that India's greed data are an underestimate। दूसरी नंबर की बात ये, हमारे पास कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो सजेस्ट करते हैं इंडिया का जो GRED है, GERD मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और R&D। तो
R&D के ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हैं जीडीपी की तुलना में, उसी को जीआरडी यहाँ पर बोला गया है। 2022 में आप देख लीजिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ किसकी तरफ से है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑन फॉरेन R&D की तरफ से। ये एक अमेरिका पर आधारित मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जिसको हम एमएनसी बोलते हैं। इसने दिखाया था खर्चा कितने का, 9.5 बिलियन डॉलर का, मतलब 649.7 बिलियन रुपया, किसके ऊपर, R&D इंडिया में 2018 में। अब इसने और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया अपने खर्चे को, 9.8 बिलियन डॉलर कर दिया, मतलब 690.2 बिलियन डॉलर कर दिया आने वाले टाइम में। देयर आर MNCs फ्रॉम अदर लीडिंग कंट्रीज आल्सो स्पेंडिंग ऑन R&D इन इंडिया। आप देख रहे हैं कि जो बाहर की कंपनी है वो ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में इतना सारा पैसा खर्चा कर रही है। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अदर देशों की जो कि स्पेंड कर रही हैं R&D में इंडिया में। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट स्टैटिक्स जिसको पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST 2020 में, यहाँ से हमें जानकारी मिली है, एक अंदाज़ा मिला है 60.9 बिलियन डॉलर R&D स्पेंडिंग इन 2017-18 बाई फॉरेन MNCs। ठीक है, तो जो फॉरेन MNCs हैं उन्होंने कितना पैसा खर्चा करा है R&D में इंडिया में, वो है 60.9 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब ये हो गया कि ये मात्र 10% है। ठीक है, US की जितनी भी कंपनी खर्चा कर रही हैं उसका मात्र 10% है। US की कंपनी 100 कर रही हैं, तो इंडिया की जो कंपनियां हैं मात्र 10 रुपया ही खर्चा कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसके बाद आप देख लीजिए कि भारत में ऐसी कौन सी संस्था बनाई है जो इस क्षेत्र में डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है, तो उसका नाम है NSTMIS। ये किसके अंतर्गत आ जाती है, DST के अंतर्गत काम करती है। यही एक ऐसी एजेंसी है जो कि कंपाइल करती है ग्रेड स्टैटिक्स को हमारे इंडिया में। आप देखेंगे कि कुछ जानकारी को कलेक्ट करना काफ़ी आसान होता है R&D के ऊपर बाय द गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वहाँ से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यहाँ से जानकारी जुटाना काफ़ी आसान है। लेकिन जो चैलेंजेस है वो कहाँ पर है, इन कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर। प्राइवेट कंपनियाँ से डाटा लेना काफ़ी कठिन बात हो जाती है। तो यहाँ पर 2 की फैक्टर बताए जा रहे हैं जिसके चलते चलते जो ऑफिशियल R&D एस्टिमेशन है, अंदाज़ा है, ग्रॉसली यदि देखा जाए तो वो अपर्याप्त हमको लगता है। द मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ R&D परफॉर्मिंग फर्म। आप किस मेथड का इस्तेमाल करके पहचान कर रहे हैं R&D परफॉर्मिंग कंपनियों की। ठीक है, आप जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो मेथड भी बढ़िया होना चाहिए, और उस मेथड से आप यदि जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं सभी की सभी कंपनियों को, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी जो मेथड है उसमें भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये जो संस्था है NSTIMS, ये डिपेंड करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR के ऊपर ये डिपेंड हो गई है। इसकी जो लिस्ट है जिसको रिकॉग्नाइज करेगी R&D यूनिट्स को, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज R&D यूनिट्स एंड प्रोव्स डाटाबेस ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब NSTMIS भी 2 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, DSIR और ये है प्रोवेस, और एक और हो गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड। अब जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको डाटा सही टाइम में मिलने वाला नहीं और उसकी एक्यूरेसी में भी चेंजेस आ सकता है। दूसरी नंबर की बात यह है,
ये जो DSIR की लिस्ट होती है ना, मे नॉट हैव मैनी ऑफ द एक्चुअल R&D परफॉर्मर फॉर 2 रीज़न।